जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, कौन कौन से तरह की फसलें होती हैं, इनके बारे में हमने देखा हुआ था। आज हम लोग जो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स है उसका जो मेन बॉडी है वो हम लोग देखेंगे। यानी हम अपने फूड रिसोर्सेज में जो हमारा क्रॉप है उसमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारे क्या क्या जो है एम होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्यों हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ये हमको जानना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, लग रहा है कि आपको ये बढ़िया वीडियो है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ कमी आपको लगता है या आपको और कुछ चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट जो होगा, पहले हमने क्या किया कि 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया था। कि पहला हमने देखा था कि जो क्रॉप है उस क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए 3 भाग डिवाइड किए थे। एक था वैराइटल इम्प्रूवमेंट, यानी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना था। दूसरा था जो है वो हमारा मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट। और तीसरा जो था वो क्रॉप का प्रोटेक्शन था। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि उसको बचाना, हमारे क्रॉप को किसी भी तरह के इंसेक्ट से या किसी भी तरह के डिजीज से अपने क्रॉप को बचाना ही क्या कहलाएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाएगा। क्रॉप मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि उसमें न्यूट्रिएंट क्या दिए जाएं, उसका इरिगेशन कैसे हो, फर्टिलाइजर्स कौन सा यूज किया जाए, इन सब चीज़ों का जो हम यूज करेंगे वो हम क्रॉप मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। वैराइटल इम्प्रूवमेंट में हम नई नई वैरायटीज़, नए नए तरीके से, नए नए तरह के प्लांट्स हम उगा सकते हैं। ये वैराइटल इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि जो हमको मार्केट में सीड मिलता है, ये सीड जो है हाइब्रिड सीड होते हैं। ज़्यादातर जो सीड है वो हाइब्रिड होते हैं। तो ये हाइब्रिड क्या चीज़ है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम जो वैराइटल इम्प्रूवमेंट है उसमें क्या हम करते हैं, हम पहले करते हैं इनका जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब हो गया कि उनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, जो नेचुरली जेनेटिक कॉम्पोजिशन पाया जा रहा है, उसमें हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ करने का मतलब है कि हम उसमें नई नई चीज़ों के जो जीन हैं या नए जो करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स को हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने का रीजन क्या है या एम क्या है, उद्देश्य क्या, क्यों हम जो है क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस जेनेटिक मैनिपुलेशन का करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन अगर जो हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये उद्देश्य में हम पहले देखते हैं कि डेवलपिंग हाई यील्डिंग, यानी हमको यील्ड जो है वो किसी भी कीमत पे ज़्यादा चाहिए। हाई यील्ड वैरायटी का डेवलपमेंट करना। जैसे जो हमारे पास अभी भी वैरायटी है, वो वैरायटी में हमको कम उत्पाद मिल रहा है, उत्पादन हमारा कम हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए, अधिक उत्पादन वाले वैरायटी चाहिए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी जो हमारे अनाज की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है जो भी उसमें पोषक तत्व हैं, वो सारे जो पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो इसकी है वो बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड होने की वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए और हमारा ईल्ड बढ़ जाए, तो भी हमको वो नहीं चलेगा, है ना। हमको क्या करना होगा, उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना होगा। अर्ली एंड यूनिफॉर्म मेच्योरिटी, मतलब जैसे जो क्रॉप आपका है 4 महीने में, 5 महीने में आ रहा है नॉर्मल, अगर उसको हम 3 महीने में आ जाएगा तो हमारा 1 महीने का फ़ायदा हो जाएगा। उस समय में हम कोई दूसरे क्रॉप को वहाँ पे सोइंग कर सकते हैं, उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं।
तो इसका जो मेच्योरिटी होना चाहिए वो अर्ली होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, और साथ ही साथ वो एक साथ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है ऐसा नहीं कुछ प्लांट्स में अर्ली मेच्योरिटी आ गई है, कुछ प्लांट में 2 महीने बाद मेच्योरिटी आएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा पूरा क्रॉप है, पूरा खेत है, उसमें सब मेच्योरिटी जो है वो एक जैसा आना चाहिए। इनसेंसिटिव टू लाइट एंड टेम्परेचर, जो हमारा नया वैरायटी बने वो लाइट और टेम्परेचर से इनसेंसिटिव हो। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको लाइट की अधिक रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो है वो ऐसी वैरायटी हो कि जिनको लाइट और टेम्परेचर से इनसेंसिटिव हो। यानी अगर जो हम ये कहें लाइट और टेम्परेचर से इनसेंसिटिव होगा, तो उसको हम किसी भी सीजन में ग्रो करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसे प्लांट हो सकते हैं कि उनको हम किसी भी सीजन में ग्रो करा सकते हैं अगर लाइट और टेम्परेचर इनसेंसिटिव हो जाए। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी जो होगी हमारे नए प्लांट की वो अधिक वाइड होनी चाहिए, यानी वो हर कंडीशन में अपने आप को सुटेबल महसूस करे या अडाप्ट कर सके, ये होना चाहिए हमारे नए वैरायटी के अंदर। लॉजिंग रेजिस्टेंट होना चाहिए। लॉजिंग का मतलब है अगर जो पानी भरा हुआ है किसी जगह पे, जहाँ पे पानी ज़्यादा समय तक भरा रहता है, ऐसे जगहों पे जैसे आज हम देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति हर जगह आई हुई है, बाढ़ पानी की वजह से, तो वहाँ खेतों में पानी हमेशा ज़्यादा समय के लिए लगा है, हफ्ते 10 दिन महीने भर के लिए वहाँ खेतों में पानी भरा हुआ है। तो हमारे पास ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जिससे ये जो लॉजिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, यानी उससे रेजिस्टेंट रहे। पानी भले भरा रहेगा लेकिन उसका जो भी फिजियोलॉजी है वो फिजियोलॉजी नॉर्मल तरीके से चलता रहे। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर, डिज़ायरेबल करेक्टर्स होने चाहिए उसके पास। जिस जो हम एग्रोनॉमी कर रहे हैं यानी जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो डिज़ायरेबल कलेक्टर का होना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग जो हमारा है, प्लांट ब्रीडिंग जो कर रहे हैं वो प्लांट ब्रीडिंग हम किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के लिए एम्स जो होना चाहिए, हायर यील्ड के लिए एम होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू हीट, फ्रॉस्ट, ड्रॉट और डिजीज, इनसे जो है रेजिस्टेंट होना चाहिए, ज़्यादा हीट पड़ने पे भी उसको दिक्कत ना हो, फ्रॉस्ट होने पे भी दिक्कत ना हो, या अगर जो ड्रॉट कंडीशन आ गया है तब भी हमारे प्लांट को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा होना चाहिए। पेस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट्स जो हैं वो हमला ना कर सके, इंसेक्ट उनको खाए ना, तो इस तरह का रेजिस्टेंट होना चाहिए हमारा प्लांट। अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी होनी चाहिए जैसा कि हमने पिछले देखा होता पिछली बार में। अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है और कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसके लिए हमको करना होता है दो प्रोसेस, सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन बेटा देखिए दो तरीके का होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर सेलेक्ट करती है करेक्टर्स को। सपोज कीजिए कि एक खेत है, उसमें 10 तरह के जो हैं वो क्रॉप कल्टीवेटेड हैं, या हम कहें क्रॉप एक ही है, 10 वैरायटी के हैं, ठीक है। उसमें से एक वैरायटी ऐसी है जो अधिक पानी के रहने पर भी वो अपने आप को सुटेबल महसूस करेगी। दूसरी वैरायटी ऐसी है कि जो अधिक हीट होने पर अपने आप को सुटेबल महसूस करेगी या अडेप्टेड होगी। तीसरी वैरायटी ऐसी है जो हाई टेम्परेचर, हाई जो है सेलाइन कंडीशन में रह सकती है। ऐसे ऐसे हमारे पास 10 वैरायटी हैं। तो मान लीजिए नेचर में क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई तो बाकी सारे 9 के 9 वैरायटी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास लॉजिंग रेजिस्टेंट वैरायटी होगी जो, वो वैरायटी हमारे पास रुकी रहेगी, वो वैरायटी हमारा वहाँ पे बचा रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, नेचर उन 10 में से एक को सेलेक्ट कर रहा है, इसे हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन के लिए जो डिजायरेबल करेक्टर्स होते हैं, उसके लिए जो सुटेबल करेक्टर्स होते हैं, उनको वो अपने पास रखता है, बाकी को एलिमिनेट कर देता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 कैटल्स हैं, कोई कैटल है, उसमें से 5 कैटल जो हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं और 5 कैटल जो हैं वो दूध ज़्यादा नहीं देती हैं, और खाने के मामले में सब बराबर हैं। तो आप क्या करोगे, जो कैटल ज़्यादा दूध देती हैं उनको आप रखोगे, बाकी जो कैटल दूध नहीं देती हैं उनको आप क्या करोगे, हटा दोगे। तो ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन करना होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम सिलेक्शन में क्या करेंगे, आर्टिफिशियली ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही यहाँ पे हमको करना होता है। तो आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन होगा बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे कि जो हमारे लिए डिजायरेबल करेक्टर है, उस करेक्टर के 2 प्लांट को हम लेंगे। 2 प्लांट हमने ले लिया। सपोज कीजिए प्लांट ए, एक प्लांट है, ये ए प्लांट है। इस ए प्लांट में एक क्वालिटी बहुत बढ़िया है कि इसमें ईल्ड जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी ईल्ड क्या है, ज़्यादा होती है। दूसरी इसकी एक कमी है कि ये प्लांट बहुत लंबा है, और जब प्लांट बहुत लंबा होगा तो ये मजबूत नहीं होगा, है ना। जब प्लांट लंबा होगा तो थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो ये प्लांट गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तो हमारी ईल्ड ज़्यादा होते हुए भी हमको, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट गिर जाएंगे तो हमको ईल्ड ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। दूसरा जो है, एक बी प्लांट है। बी प्लांट की हाइट कम है, ठीक है, हाइट इसकी कम है, लेकिन ये जो है ईल्ड इसकी कम है। ईल्ड इसकी क्या है बेटा, इसकी कम है, हाइट कम है और ईल्ड भी कम है। साथ ही साथ इसमें एक फायदा है, फायदा ये है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। कैसा है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। अब क्या होगा बेटा कि ईल्ड इसकी कम है, ईल्ड इसकी ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। ये दोनों एक ही स्पीसीज हैं, लेकिन वैरायटी क्या हो गई है, इनकी अलग अलग हो गई है। हमने प्लांट को यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, हमको चाहिए क्या था, ईल्ड भी ज़्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 चीज़ हमारा सिलेक्शन हो गया, 2 प्लांट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इन प्लांट्स को हम क्या कराएंगे बेटा, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। अब क्रॉस जब कराएंगे तो हमको कई तरह के प्लांट मिलेंगे। उनमें से हमको कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जिनकी हाइट कम है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिनकी हाइट कम है और ईल्ड क्या है, ज़्यादा है। साथ ही साथ ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। तो इस प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फिर इसको हम कल्टीवेट करेंगे। तो ये छोटा भी है, ईल्ड भी ज़्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंट भी है। यानी हमारा जितना भी करेक्टर हमको चाहिए था वो सारे करेक्टर हमको इस प्लांट में मिल गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो हम क्रॉस करा रहे हैं इस प्लांट का इस प्लांट के साथ में, इसको कहते हैं ब्रीडिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ब्रीडिंग। और जो साइंटिस्ट इनको क्रॉस कराते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रीडर्स। साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्रीडर्स बोलेंगे। और इस क्रॉस कराने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग के फलस्वरूप जो हमको प्लांट मिलता है, जिसका हमने सिलेक्शन भी कर लिया है, जो प्लांट मिलता है उस प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड प्लांट। क्या कहेंगे बेटा, हाइब्रिड प्लांट। और इस हाइब्रिड प्लांट के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा सब सारी चीजें। ये जो बना वो क्या है, हाइब्रिड है, और इसके प्रोसेस, इसके बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से, अब पेरेंट 1 जो हमने लिया उसमें डिजायर्ड करेक्टर था जिससे हाई यील्ड था। पेरेंट 2 जो लिया डिजायर करेक्टर था डिजीज रेजिस्टेंट। इनके दोनों के बीच में क्रॉस कराया, यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी मिली। क्या मिला, हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट मिला। तो ये जो है हमने क्या करवाया, यहाँ पे ब्रीडिंग करवाया। तो ब्रीडिंग जो करवाया उससे हमको क्या मिला, हाइब्रिड वैरायटी मिली। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, हाइब्रिडाइजेशन कहलाया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है।
इंटर वराइटल हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है और इंटर जेनरिक हो सकता है। इंटर वराइटल एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में कराया जा सकता है। इंटर स्पेसिफिक जो है वो एक ही जीनस के दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कराया जा सकता है। इंटर जेनरिक जो है दो अलग अलग जीनस वाले, दो अलग अलग जेनरा वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, उनको इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट की। क्रॉप मैनेजमेंट में तीन चीजें ज्यादातर होती हैं। पहला होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी जो उस पे फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, मैन्योर जो यूज कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है इरिगेशन, यानी जो सिंचाई है उसको टाइम टू टाइम किस तरह से देना है, कैसे देना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न, हम जो क्रॉप को किस तरह से सो कर रहे हैं या किस तरह से उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, इनके बारे में देखेंगे। इसी को हम क्रॉप मैनेजमेंट में देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लांट को सारे न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटा, सॉइल से मिलते हैं। और सॉइल में सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। अब ये जो मौजूद न्यूट्रिएंट हैं, जब बार बार क्रॉपिंग हम एक ही खेत में करेंगे तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो उसके लिए हमको बाहर से न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जो हैं केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिशन है, केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट हैं। ये आपका नाइट्रोजन हो सकता है, आपका पोटास हो सकता है, पोटेशियम जिसको कहेंगे, यहाँ पे आपका सल्फर हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है। अब ये जो है दिया जाता है केमिकली। ठीक है, जैसे यूरिया हम लोग हैं नाइट्रोजन के लिए देते हैं, डाया, पोटास, सल्फर, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, हमको मार्केट से हम इसको खरीद करके अपने खेतों में डालते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हैं वो धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो इनको हमको हर बार जो है डालना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं बेटा, ये अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना जो है वो हमारे खेतों के लिए नुकसानदायक भी होता है। हमारी जो ज़मीन होती है, जो धरती होती है, उसको मारने का भी काम ये करते हैं। कैसे करते हैं, अगर जो हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का, चाहे वो पोटास हो, सल्फर हो, पोटेशियम हो, या फॉस्फेट हो, या आपका नाइट्रोजन हो, उनकी मात्रा अगर जो उनके साल्ट की मात्रा हमारे धरती में, हमारे सॉइल में बढ़ जाती है, तो हमारा सॉइल एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो उसके कारण से हमारा जो खेत है वो धीरे धीरे जो है अनफर्टिलाइज्ड हो जाता है। यानी कि उसके जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता है, यानी जो फर्टिलाइजर उसकी फर्टिलाइजिटी है, यानी जो उसकी उत्पादन क्षमता है या उपजाऊपन है, वो हमारे खेतों की वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अधिक होने से भी ये कम हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ हमने अपने पिछले क्लास में आपको समझाया भी था, एक चीज़ कि जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पानी के साथ बह करके नियर बाई वाटर बॉडी में चले जाते हैं। जब ये नियर बाई वाटर बॉडी में चले जाएंगे तो ये वाटर बॉडी का क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। जब न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जो है वाटर बॉडी है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाएगा। पोल्यूटेड होने की वजह से वहाँ पे जो भी एनिमल और प्लांट हैं वो मरने लगेंगे। तो ये चीज़ भी फर्टिलाइजर्स के कारण होती है। तो इसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, इसके एवज में हम अपने खेतों में देसी खाद, जो देसी खाद है जिसको हम मेन्योर बोलते हैं, ये मेन्योर के रूप में हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो देसी खाद होती है। देसी खाद अगर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो सॉइल है वो आज से ही बढ़िया हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दो जो है साल
इसमें लग जाता है। लगातार जब हम इसमें देसी खाद डालते रहते हैं तो हमारा जो मिट्टी है या जो सॉइल है हमारा, उसका उपजाऊपन जो है या उसके अंदर की जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये मैन्योर क्या होता है, मैन्योर में जो ये एलिमेंट हैं ये तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं? ऑर्गेनिक चीज़ों का मतलब कोई भी एनिमल या प्लांट का डेड एंड डिकेइंग पार्ट, एनिमल और प्लांट का जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट है उसी को ही ऑर्गेनिक चीज़ें कहेंगे। तो मैन्योर हम डाल करके भी ये काम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी भरपूर मात्रा में वहाँ पे होगी, जिससे कि वही मैन्योर जो है सड़ेगा, धीरे धीरे डिकेइंग होगा वहाँ पे, और भी बैक्टीरिया और फंजाई उनको डिके करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे वो जो न्यूट्रिएंट है वो ज़मीन के अंदर जाएगा और ज़मीन से प्लांट के अंदर जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट को एक साथ चीज़ें नहीं मिलेंगी और हमारे प्लांट को किसी भी तरह को नुकसान नहीं होगा। तो ये जो मैन्योर है वो चूंकि धीरे धीरे काम करता है, अरे भाई ठीक वैसा ही समझिए जैसे आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं, जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, और एक आयुर्वेदिक दवा होती है। तो अंग्रेजी दवा आपको तुरंत रिलीफ करती है, ठीक है, लेकिन वो जड़ से नहीं खत्म करती है। और जो देसी दवा है वो क्या होता है, यानी जो आयुर्वेदिक दवा है उसका क्या होता है, वो धीरे धीरे फायदा करता है, लेकिन आपके रोग को, आपके बॉडी में जो रोग है उसको पूरी तरह से जड़ से मिटा देता है। तो एकदम एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग, ऐसी खेती जिसमें सिर्फ मैन्योर का यूज किया गया हो, किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज न किया गया हो, ठीक, या उसमें जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाले गए हैं, यानी जो दवाइयां भी छिड़की गई हैं, वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केमिकल्स का छिड़काव कर दिया हमने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमको नेचुरल जो दवाएं हैं उनका यूज किया जाएगा। जैसे नीम की पत्ती को पीस करके हम पेस्ट बना लेंगे, उसका स्लरी बना लेंगे और उसका छिड़काव हम अपने खेतों में करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो होंगे उसका काम कर जाएगा, ये आपकी नीम का जो रस होगा वो काम कर जाएगा। तो ये पूरी तरह से क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इस तरह की खेती को हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है और लोग इसको बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये जाहिर सी बात है कि अचानक से हमारे खेत की जो उत्पादकता है उसको तो बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारे खेतों की उत्पादकता को ये बहुत कम कर देते हैं, हमारी ज़मीन को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट हैं, एलिमेंट हैं, ये अधिक मात्रा में जो हैं वो स्टोर होकर के ग्रेन्स में भी आ जाते हैं, जो ग्रेन के माध्यम से हम ह्यूमन जिनका कंजप्शन कर रहे हैं, हम ह्यूमंस को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे दवाइयां हैं वो ग्रेन में भी आ जा रही हैं, तो ग्रेन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जा रही हैं, बॉडी में वो अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान भी पहुंचा रही हैं, ठीक है। और मैन्योर का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये फायदा है कि हमको पूरी तरह से शुद्ध चीजें मिलेंगी, जिसमें किसी भी तरह का नुकसान देने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई जो है वो हमको किस समय पे करना है, कितने बार करना है और किसके द्वारा कर रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंचाई का जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसा कि आपने सेवेंथ क्लास में भी पढ़ा होता है हुआ है कि ये ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं, जैसे तालाब के द्वारा, नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, या फिर हम कह लें कि जो रहट है, पंचक्की है, इन सब के द्वारा जो है हम ट्रेडिशनल जो हमारा था वो इरिगेशन का मेथड था, सिंचाई करने का मेथड था। आज जो मेथड है वो ट्यूबवेल के द्वारा हम लोग सिंचाई करते हैं, अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है
इसमें जो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड हैं, इसमें वाटर का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो जो है हानि होती है, वाटर की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे वेस्टेज होता है, वेस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न में दो तरह के मेथड ज़्यादातर यूज किए जा रहे हैं। पहला पहला जो है वो आपका है स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा मेथड है? स्प्रिंकलर मेथड। और दूसरा जो है वो है आपका ड्रिप मेथड, ठीक है, ड्रिप मेथड है। तो अब यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड में क्या है? स्प्रिंकलर मेथड का मतलब है बेटा कि यहाँ पे बीचों बीच जैसे खेत है, आपका एक बहुत बड़ा खेत है, तो खेत के दो तीन जगह पे, चार जगह पे हम लोग ऐसे यहाँ पे पाइप लगा देंगे, एक पाइप ऊपर खड़ा कर देंगे और यहाँ से जो है फुहारे के रूप में ये पानी इसके चारों तरफ जो है वो फैलेगा इस तरह से, इसके चारों तरफ ये स्प्रिंकल होगा। जैसे भाई फुहारा नहीं, फुहारे से हम नहाते हैं, ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे आपका शावर टाइप का ये लगा रहेगा और चारों तरफ इस तरह से बारिश का काम करेगा, जैसे बारिश होता है वैसे ही यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर मेथड है। अब स्प्रिंकलर मेथड के बाद में हम देखते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे ये हमारा खेत है और खेत में हमने ऐसे लाइन में जो है वो कल्टीवेट किया हुआ है, अलग अलग जो है क्रॉप को हमने कल्टीवेट किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे हमने इसे कल्टीवेट किया हुआ लाइन से, वहीं पे एक बहुत पतली पाइप हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे जब हम एक पतली पाइप डाल देंगे, देखिए ज़रा इसको हम आपको बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे यहीं पे बगल में मान लीजिए कि हमने क्या किया है कि एक पाइप आया है बड़ा यहाँ पे, ठीक है, और ये पाइप गया है ऐसे। अब ये हमने बगल में पाइप डाल दिया है ऐसे, इस तरह से हमने पाइप डाल दिया है ऐसे, ठीक है। इसको इस तरह से आप देखिए, इसको समझिए, ऐसे हमने बगल में पाइप डाल दिया और जहां जहां पे प्लांट है वहीं पे छोटा छोटा हमने यहाँ पे छेद कर दिया है, होल कर दिया है, छोटा छोटा हमने छेद कर दिया है। और ये पानी जो है यहाँ से इन पतले पतले जो पाइप हैं, इन पाइपों में से जो पानी होगा वो बूंद बूंद करके डायरेक्ट जो है प्लांट की जड़ों में गिरेगा, ठीक है। तो हमको कम से कम पानी में हम सभी प्लांट की सिंचाई यहाँ पे कर सकते हैं। ये पानी बाहर से जो है आ रहा है, ठीक है, इसमें आया और इसके द्वारा ये पतले पतले पाइपों में गया और पतले पतले जो पाइप है वहां पे हमने छेद किया हुआ है बहुत पतला पतला, और वो क्या कर रहा है, बूंद बूंद करके जड़ों पे एकदम पानी डाल रहा है। तो इस तरह का ड्रिप इरिगेशन मेथड भी वहाँ पे बहुत अप्लीकेबल होता है जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे महाराष्ट्र में जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी की समस्या है, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ भी पानी की समस्या है। तो जहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा है वहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है। आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, नीचे आप साउथ इंडिया में बहुत जगहों पे आप ये ड्रिप इरिगेशन मेथड को बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जो है ये ड्रिप इरिगेशन मेथड ही यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, कि हम क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप करने का या जो हमारी खेती है उसका हम किस तरह से बोते हैं। जैसे हमने एक चीज देखा होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग देखी होगी। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम दो अलग अलग तरह के स्पीसीज को एक ही खेत में बोते हैं। भाई देखो, जैसे हम लोग गेहूं का समय होता है, ठीक है, गेहूं के समय में गेहूं के खेत में ही हम लोग सरसों भी बो देते हैं, ठीक है, सरसों भी बो देते हैं। तो अब एक ही खेत में दो तरह के हो गए। उसी तरह से जो है हम लोग जो है कुछ इस समय की बात अगर जो हम करें तो इस समय मक्का की खेती भी इसी तरह करते हैं। मक्के के खेत में हम जो है लौकी वगैरह भी, या जो कुकम्बर है उसको भी कल्टीवेट कर देते हैं। तो ये सारी जो खेती होती है इसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है एक खेत है, इस खेत में हम जो है वो लाइन में, एक लाइन में हमने यहाँ पे मान लीजिए जो मक्के का जो है सोइंग किया हुआ है और दूसरी लाइन में हमने कुकुम्बर का लाइन जो है सो किया है, फिर तीसरी लाइन में मक्के का हमने किया है, फिर चौथी लाइन में कुकुम्बर हमने डाला। तो इस तरह का जो क्रॉपिंग होता है उसको हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है।
इस तरह का जो है एक ही समय में एक ही साथ जो है हम दो क्रॉप को एक ही जगह में पा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी ईल्ड जो होगी, जो हमारी उत्पादन क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी और साथ साथ हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा। तीसरा होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक सीजन में हम मान लीजिए सेरेल्स का उत्पादन कर, सेरेल्स का मतलब अनाज है, कोई अनाज हम यहाँ पे बोते हैं। दूसरे सीजन में हम क्या करेंगे कि इसमें जो है कोई हम पल्स का उत्पादन करेंगे, चाहे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, इन सबको हम यहाँ पे लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो पल्सेस हैं, इनके पल्सेस के रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके हमारे खेतों में ले आते हैं। अब जब वो हमारे खेतों में ले आएंगे तो अगले साल जब हम फिर से उसमें सैरल, सैरल्स का मतलब होगा गेहूं, धान, इन सब को कल्टीवेट करेंगे, तो हमको जो नाइट्रोजन की कमी है वो ऑलरेडी पहले वाली जो हमारी क्रॉप है उसने फुलफिल कर दी है। तो हमको उसमें नाइट्रोजन नहीं डालना होगा, जो फर्टिलाइजर है उसका यूज नहीं करना होगा। तो इस तरह के मैनेजमेंट को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। यानी एक साल हम कुछ बोएंगे, अगले सीजन में हम कुछ उसमें पल्सेस बो देंगे, ताकि जो है वहां पे हमारा नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करना होता है बेटा हमको पेस्ट से, पैथोजन से और वीड से। ठीक है, तो पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट का मतलब होता है जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पेस्ट। ठीक है, जैसे टिड्डी है तो टिड्डी है, या यहाँ पे पेस्ट में जो है ज्यादातर वो इंसेक्ट आएंगे, आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स आते हैं, इनके लार्वा। ठीक है, इनके लार्वा जो है वो प्लांट की पत्तियों को खाते हैं। जब पेस्ट जो है प्लांट की पत्तियों को खा लेंगे तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? नहीं होगी। जब प्लांट की पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ होगी? होगी ही नहीं। जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो प्लांट की जो ईल्ड है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पेस्ट को जो है, पेस्ट से हमको अपने क्रॉप को बचाना है। तो इसको हम कैसे बचाएंगे? इसको दो तरीके से बचा सकते हैं। या तो हम केमिकल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो हमको मार्केट में केमिकल्स मिलते हैं, उनका छिड़काव हम करेंगे, तो जिससे कि सारे पेस्ट मर जाएंगे और हमारा जो प्लांट है, हमारा जो क्रॉप है वो बचा रहेगा। या हम इसी जगह पे बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज करेंगे। बायोलॉजिकल चीज़ों का मतलब है कि हम देसी चीज़ों का यूज कर लें पेस्ट को भगाने के लिए। ठीक है, तो उनका हम अगर जो उपयोग करते हैं तो वो बायोलॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद हमको अपने क्रॉप को बचाना है पैथोजन से। पैथोजन का मतलब है कि किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का जो इन्फेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्लांट को डिजीज हो जाते हैं, उस डिजीज से रोकने के लिए भी हम यहाँ पे स्ट्रेटजी कर सकते हैं। हमको बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से भी तमाम तरह के रोग होते हैं प्लांट्स में, वायरस से भी होते हैं और फंगस से भी तमाम तरह के रोग होते हैं। उसको रोकने के लिए हम केमिकल मेथड का यूज कर सकते हैं और बायोलॉजिकल मेथड, दोनों मेथड का यूज करके हम पैथोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है वीड। वीड जो है ये भी प्लांट्स ही हैं। ठीक है, जो क्रॉप हमने बोया हुआ है उस क्रॉप के अलावा जो भी अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं हमारे उस क्रॉप फील्ड में, उनको हम वीड कहते हैं। ये वीड क्या करते हैं? अब कहोगे आप क्या नुकसान कर रहे हैं सर, वो भी उसी में चलने दीजिए। नहीं बेटा, होता क्या है कि ये वीड बहुत जल्दी, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट, जो वाटर हमने अपने प्लांट के लिए दिया है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ये वीड, जो अननेसेसरी प्लांट है, वो उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण से हमारे जो क्रॉप है उस क्रॉप की ईल्ड जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो अपने क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाने के लिए हमें इस वीड को यहाँ से निकालना होगा। तो वीड को हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। मैकेनिकल मेथड से, मतलब हम उनको जो है हाथों से उखाड़ करके हम खेत से बाहर फेंक सकते हैं, तो इसे मैकेनिकल कहते हैं, मैकेनिकल मेथड ऑफ वीडिंग बोलेंगे इसको।
ये मैकेनिकल मेथड को हम लोग अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं निराई होना, निराई करना, खेतों की निराई करना। खेतों से जो वीड है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको खेतों से निकाल करके बाहर फेंकना, ये क्या कहलाएगा? मैकेनिकल मेथड ऑफ वीडिंग या निराई हम जिसको कहते हैं। केमिकल मेथड, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं कि जो स्पेसिफिकली जो हैं इन वीड्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इन वीड के ऊपर इसलिए काम करेंगे कि ये जो केमिकल्स हैं वो मोनोकॉट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। मोनोकॉट और डाइकॉट आप लोग जानते ही हो। तो मोनोकॉट प्लांट के ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं, ये डाइकॉट प्लांट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जब हम इन केमिकल्स का उपयोग करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो हमारा वीड है वो ज़्यादातर जो क्या होता है, डाइकॉट होता है, और ये इस केमिकल के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से बायोलॉजिकल मेथड भी है वीड को खत्म करने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।